बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो उड़ान सीरीज है आपकी एग्जाम की तैयारियों को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। प्रोबेबिलिटी में भी हमने आप लोगों के लिए सब टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया हुआ है ताकि आपको पता पड़ सके कि सब टॉपिक में से कितना परसेंटेज का वेटेज अभी तक आया हुआ है इन 5 सालों में। तो जो पहला है वो है कॉम्बिटोरियल प्रॉब्लम्स। कॉम्बिटोरियल प्रॉब्लम्स का वेटेज 33.61% है। इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपने 11th क्लास में पीएनसी में करी हुई हैं, उसी को उन्होंने प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है। सेकेंड है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है वो है 7.56%। तीसरा है आपका एडिशन थ्योरम जिसका 3.36% का वेटेज है। फोर्थ है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के जो क्वेश्चन है उनका वेटेज 10.92% है। नेक्स्ट है आपका बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का जो वेटेज है वो 10.08% रहा है। नेक्स्ट है आपका बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो वेटेज है ये 20.16% रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम्स। इसका वेटेज 1.68% रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। इसका वेटेज आपका 7.56% रहा है। नेक्स्ट है आपका 3 इवेंट प्रॉब्लम। इसका वेटेज 3.36% है। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। इसका वेटेज 1.68% है। तो आपको चैप्टर का नाम सुनते हुए, सब टॉपिक का नाम सुनते हुए कुछ कुछ तो रिकॉल हुआ ही होगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता पड़ जाएगा किस क्वेश्चन के इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा वेटेज हैं। यानी वो क्वेश्चन तो हमें इतने अच्छे से तैयार करने हैं कि वो गलत होंगे ही नहीं। चलिए, अब हम आपकी जो सीरीज लेकर आए हैं इसमें हमने इन सब टॉपिक्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो हमारा पार्ट 1 आएगा उसमें आपके कॉम्बिटोरियल प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। पार्ट 2 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट में आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस आएंगे। और फोर्थ पार्ट में आपका प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और 3 इवेंट्स के प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इन सब पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं, कौन से पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इस सीरीज को करने का वापस से वही तरीका है, क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करना है और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोल रहा है लेट एस एक सेट दिया हुआ है 1 से लेके 20 नंबर्स तक का। सबसेट बी ऑफ सेट एस, एस सेट का एक सबसेट बी है, उसको हम नाइस कहेंगे इफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी इज 203। अगर उन एलिमेंट्स का सम 203 होगा तो ही हम उस सबसेट को नाइस बोलेंगे। तो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन सबसेट ऑफ एस इज नाइस, कि हमने एक सबसेट एस सेलेक्ट किया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नाइस हो। तो भाई 203 का सम, पहले तो हमें सोचना पड़ेगा क्या हम एक एक का सम निकालेंगे क्या, नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे जो सेट एस है इसका सम क्या है। देखिए सेट एस में एलिमेंट्स आपके 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कहाँ तक है, 20 तक है। हमें पता है इसका सम कैसे निकालना है, सम ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने पूछा, पता है हमें n n+1/2 होता है। तो इसका सम क्या होगा, 20 × 21/2, तो दैट इज 210। ठीक है, अब हमें सम क्या लेकर आना है, 203 लेके आना है। यानी 210 में से हमें टोटल ऑफ 7 माइनस करना है। अब टोटल ऑफ 7 कैसे माइनस करें, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हम सबसेट क्रिएट करते हैं, हम एस सेट में से एक एलिमेंट या तो हम अगर 7 हटा दें तो वो नाइस बन जाएगा क्या। एक हमने 7 नंबर हटा दिया तो सारा सम मेरा 203 हो गया। ठीक है, ये है सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर और कुछ हम हटा ही नहीं सकते। सेकंड हमने क्या करा, सेट एस में से 2 डिजिट नंबर्स हटा दिए, यानी मैंने 1 और 6 हटा दिया तो भी मेरा सम 203 हो रहा है, नाइस बन रहा है ये वाला सबसेट भी। तीसरा, अगर हम एस सबसेट में से 2 और 5 को हटा देंगे तो भी मेरा नाइस बन रहा है, सम मेरा 203 हो रहा है। ठीक है, यानी हमें वो सब एलिमेंट्स हटाने हैं जिनका सम 7 हो और टोटल सम मेरा 203 आ जाए। और देखते हैं हम एस में से हम वापस एक 2 डिजिट नंबर देखते हैं क्या आता है, 3 और 4 है। 3 और 4 हटा देंगे तो भी 203 बन रहा है। 2 डिजिट में इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। 3 डिजिट की बात करें तो एस में से हम क्या करते हैं, 1, 2 और
4, ये 3 नंबर हटा दें, इन सब का भी सम 7 है, तो ये कॉम्बिनेशन भी नाइस बन रहा है, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास जो रिक्वायर्ड सेट्स हैं वो कितने आ गए, टोटल 5 सेट्स आ गए। और पता है टोटल सबसेट कितने होते हैं हमारे, टोटल सबसेट हमें पता है 2 की पावर n होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 20 होगा। तो मैं बोलूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सबसेट टू बी नाइस, नाइस को हमने n लिख दिया है, तो कितनी होगी, जो मेरे फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हैं, 5 हैं, और टोटल सबसेट्स मेरे 2 की पावर 20 है, तो 5/2 की पावर 20। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट ऑप्शन। लेट्स चेक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इफ द 3 of the 6 vertices of regular hexagon are chosen at random, इसने क्या बोला, एक रेगुलर हेक्सागन है, उसमें से हमें 3 वर्टेक्सेस सेलेक्ट करने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 3 वर्टिसेस जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल होगा। ठीक है, तो पहले तो हम रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, ठीक। अब टोटल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे पहले हम ये देखें, टोटल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, टोटल 6 वर्टेक्स हैं, 6 में से मैं कोई से भी 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगी तो मेरे को टोटल ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अब ऐसे ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं जहां पर ये इक्विलेटरल हो। अब देखिए भाई, इक्विलेटरल के लिए क्या होंगी, अगर मैं ये 2 साइड लूं और एक ये वाला ले लूं तो काम नहीं चल रहा, क्यों, ये 2 साइड्स तो इक्वल हैं, डायगोनल इसके बराबर नहीं है, डायगोनल इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या करें, यहां से ये तो हमें हटाना पड़ेगा। अब हम क्या करें, या तो हम तीनों ही जो साइड्स हैं वो तीनों ही डायगोनल पे ले लें, तो इक्विलेटरल बन सकता है क्या मेरा, ये देखिए, एक अगर मैं ये वाली साइड ले लूं और एक मैं अगर ये वाला ट्राइंगल ले लूं, सारी ही साइड्स डायगोनल है, इन दो के अलावा तो और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है अदरवाइज। तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है मेरे वो ऐसे 2 ही होंगे जो इक्विलेटरल बनेंगे, जो तीनों साइड्स डायगोनल है मेरी, अदरवाइज तीनों हेक्सागन की 3 साइड्स भी नहीं मिल रही हैं, तो फेवरेबल केसेस 2 होंगे। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी आपकी इवेंट की, आपका जो भी इवेंट ई है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए, तो आपके फेवरेबल कितने, 2 ट्राइंगल, टोटल केसेस कितने हो गए आपके 6C3। सॉल्व करें इसको, 2/6C3 को सॉल्व करें, 6 × 5 × 4 और 3 × 2 कैंसिल आउट करें, 2 तो आंसर कितना आ गया ये आपका 1/10। तो देखिए विच ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन बी, ठीक है। आया समझ में, कितना बेसिक क्वेश्चन, हम पीएनसी में बहुत बार इस क्वेश्चन को कर कर आए हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Probability that a randomly chosen 5-digit number is made from exactly 2 digits। देखिए डिजिट वाले क्वेश्चन भी आपने बहुत बार पीएनसी में करे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे भाई हमारे, बहुत बेसिक सवाल है ये। तो पहली प्लेस को कितने तरह से फिल कर सकते हैं, पहली प्लेस को हम 9 तरह से फिल कर सकते हैं, सेकंड प्लेस को 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, तो टोटल 5 डिजिट नंबर कितने हो गए मेरे, 9 × 10 की पावर 4, करेक्ट, टोटल 5 डिजिट नंबर। अब वो क्या बोल रहा है, ऐसे नंबर हमें चाहिए जो सिर्फ एग्जैक्टली 2 डिजिट्स, यहाँ पे पढ़िए ये वर्ड, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली 2 डिजिट से बने। अब हम देखते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमने केस 1 लिया, हमें 2 डिजिट सेलेक्ट करनी है, पर भाई डिजिट्स के साथ लफड़ा क्या है, 0 हर जगह प्रॉब्लम हमें क्रिएट करता है जहां हमें नंबर्स बनाने होते हैं। तो पहला केस लेंगे हम कि हमने 2 नॉन जीरो डिजिट सेलेक्ट करी, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट सेलेक्ट करने का तरीका, टोटल 9 में से 2 डिजिट्स हमने सेलेक्ट कर ली, 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस पे, इस प्लेस पे हम दोनों डिजिट 2 तरह से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भी 2 तरह से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भी 2, इस प्लेस को भी 2 और इस प्लेस को भी 2, तो टोटल कितना हो गया हमारा 9C2 2 की पावर 5। क्या ये सही है, नहीं, यहाँ पर एक गलती है, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपसे क्या बोला गया है, एग्जैक्टली 2 डिजिट्स होनी चाहिए, एक डिजिट भी नहीं चलेगा,
पर आप बोलोगे हमने तो 2 डिजिट सेलेक्ट कर ली है। अरे पर कर ली है, पर अरेंजमेंट में तो दिक्कत आ गई। सपोज आपने 2 डिजिट ए और बी सेलेक्ट की थी, तो एक केस ऐसा होगा जब सब प्लेसेस पे ए आया होगा और एक प्लेस पे बी आया होगा, तो हमें ऐसे 2 इवेंट्स को क्या करना पड़ेगा, केसेस को माइनस करना पड़ेगा। समझे? ये एक बहुत कॉमन गलती है जो होती है, ठीक है। तो उसमें से हम ऐसे दोनों केसेस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तो बात हो गई नॉन जीरो डिजिट की। सेकंड केस क्या लेंगे, अब हम जीरो को अलग से लेंगे। एक तो हमने जीरो फिक्स कर लिया है, प्लस एक नॉन जीरो ले लिया है। ठीक है भाई, जीरो तो फिक्स है, एक नॉन जीरो डिजिट सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट करने का तरीका 9 में से कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट कर ली। अब इनको 4 5 5, पहली प्लेस को कितने तरह से फिल कर सकते हैं बच्चों, एक तरह से फिल कर सकते हैं, क्योंकि जीरो तो फर्स्ट प्लेस पे आता ही नहीं है। इसको एक तरह से, फिर इस प्लेस को 2 तरह से, इसको 2 तरह से, इसको 2 तरह से और इसको 2 तरह से। तो क्या बन गया ये हमारा 9C1 2 की पावर 4। अगेन ये राइट है क्या, नहीं। अब बोलोगे यहाँ पे -2 कर दो, कैसे कर दो भाई -2, कॉपी थोड़ी करना है, क्या करना है हमें, देखो फर्स्ट प्लेस पे तो जीरो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे तो कोई नंबर ए आ गया, पर इन प्लेसेस पे भी वही नंबर आ सकता है। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे था, सपोज यहाँ पे नंबर ए था, तो ए यहाँ पे सिर्फ एक केस होगा जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 4 -1 करेंगे। ठीक है, दिमाग लगाना है, कॉपी नहीं करना है कि ऊपर ये कॉन्सेप्ट था तो नीचे भी यही लगा देंगे। तो हमारी टोटल डिजिट्स बन गई है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें अपन, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है। जो भी इवेंट ई है, हमने इस इवेंट ई को डिफाइन कर दिया है भाई, ये एग्जैक्टली 2 डिजिट्स का, इसको इवेंट ई लिख देते हैं हम। फेवरेबल केसेस, ये दोनों केसेस मेरे फेवरेबल हैं, तो 9C2 2 की पावर 5 -1 प्लस 9C1 2 की पावर 4 -1, टोटल केसेस कितने थे हमारे, 9 × 10 की पावर 4। देखिए सॉल्व करते हैं, 9C2 इसको 5 लिखते हैं, यानी कितना आएगा ये 9 × 8/2, 2 की पावर 5 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, 32 - 2 ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30, प्लस 9C1 की वैल्यू 9, 2 की पावर 4 16, 16 - 1 15, चलिए कैलकुलेट करिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया है, इधर 2 4 8, 4 3 12, 120, 120 प्लस 15 कितना हो गया है यहाँ पे आपका, यहीं पे कर देते हैं हम 135, और नीचे आपका 10 की पावर 4। तो देखिए ऑप्शन है क्या 135 10 की पावर 4, ऑप्शन सी ये मेरा करेक्ट आंसर है। देखते हैं, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? यहाँ पे जो डिजिट है, जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जीरो भी एक डिजिट होती है जो पूरे क्वेश्चन को चेंज करके रख देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर देखते ही तो अपने को लगता है ये क्वेश्चन तो हमें आता है, हमने बहुत बार 11th क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं चेस बोर्ड के। क्या बोल रहा है आप क्वेश्चन में, 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड है, उस पर टोटल 64 स्क्वायर्स उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट दे हैव अ कॉमन साइड। ऐसे 2 स्क्वायर्स आपको ढूंढने हैं जिनकी एक साइड कॉमन हो, हैव अ साइड इन कॉमन, यानी एक ही साइड कॉमन हो। एक रो देखते हैं, अगर मैं इन दोनों स्क्वायर को सेलेक्ट कर लूं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसकी जो ये वाली साइड है ये कॉमन है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों स्क्वायर को सेलेक्ट कर लूं, ये 1 और 2 को सेलेक्ट करूं, या फिर मैं 2 और 3 को सेलेक्ट करूं, या फिर मैं 3 और 4 को सेलेक्ट करूं, 2 लाइनें मतलब इन दोनों स्क्वायर्स को सेलेक्ट करूं, तो सब में एक साइड कॉमन आ रही है, इन दोनों में भी आ रही है, इन दोनों में भी आ रही है, इन दोनों में भी आ रही है और इन दोनों में भी आ रही है। सब में वर्टिकल साइड्स क्या आ रही है, सबकी कॉमन आ रही है। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पेयर्स बन रहे हैं। और ऐसी कितनी रोज है हमारे पास, 8 रोज है। तो बहुत सही बात हो गई है तो, कि ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे हमारे, n ऑफ हमारा जो भी इवेंट है ये कॉमन साइड्स का 7 × 8,
सही है? नहीं, हम ऐसे भी तो देखेंगे, ये तो हम देखना भूल ही गए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी वही है, और ऐसे भी कितनी है हमारे पास, टोटल 8 है। तो यानी 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 8, यानी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये, हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें और आप एन ऑफ सैंपल स्पेस देख लें, एन ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल 64 स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने, ये तो बहुत इजी था। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 2 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 64C2। सॉल्व करें इसको, 2 इंटू 7 इंटू 8, 64 इंटू 63 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ऊपर जाके 2 कर दिया है। देखिए 8 8 जा 64, 7 9 जा 63, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आंसर क्या आ गया यहाँ से हमारा, 1/18। तो देखिए विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। देखते हैं, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखा आपने कितने इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल गलत होने ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं। वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर टू बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन। अरे भाई कितने क्वेश्चंस करे हैं हमने पीएनसी में, वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बनाने वाले, ध्यान आ रहा है? अब यहाँ पे वर्ड आपको एग्जामिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। Probability that the letter M appears at the 4th position। अब हमें ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें M 4th पोजीशन पे हो। तो पहले भाई टोटल निकाल लें हम, कितने नंबर्स फॉर्म होंगे, सैंपल स्पेस में कितने होंगे, कितने हैं एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे रिपीटेशन देखिए, सबसे पहले क्या क्या रिपीट हो रहा है, देखिए A 2 बार रिपीट हो रहा है, सेकेंड I आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, थर्ड आपका N 2 बार रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीटेशन नहीं है। और टोटल वर्ड्स कितने हैं, काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्ड्स 11 है। तो टोटल कितने बनेंगे हमारे, 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक। अब क्या बोल रहा है, M 4 पोजीशन पे आना चाहिए, 1 2 3, और यहाँ पे M को हमने फिक्स कर दिया, 7 8 9 10 11। अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है, रिपीटेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अगेन इसके कितने केसेस बनेंगे हमारे, एक लेटर फिक्स हो गया, बचे कितने लेटर्स, 10 लेटर्स, और जो डबल डबल हैं उसके लिए अगेन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। हो गई कहानी खत्म। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है अगेन, कि लेटर M 4th पोजीशन पे है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करें, कितना आ रहा है, ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 1/11 आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में ऐसे है ना, कुछ कुछ लड्डू मिलते हैं हमें, जिनको हमें खाने होते हैं, पर ये हमें ढूंढना पड़ता है पहले क्या है। चलिए बच्चों मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इंटीजर a फ्रॉम -5 से 30 इंटरवल दिया हुआ है, सच दैट जो क्वाड्रेटिक है आपकी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में क्वाड्रेटिक का कितना अच्छा यूज किया है, इससे पहले एक क्वेश्चन में उन्होंने सेट का यूज किया था, इसमें क्वाड्रेटिक का यूज कर लिया है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगा लिए, क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो ऐसा होगा, यानी इसका d लेस देन 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो पहले d लेस देन 0 कर दें हम। तो d लेस देन 0 करेंगे तो कितना बनेगा, 4a + 4 का होल स्क्वायर, माइनस हम वहां से कॉमन ले लेते हैं, b² - 4ac, a कितना है 1 है, और c आपका माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो 5a - 64, ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 होनी चाहिए। 4 से 4 कैंसिल आउट कर देते हैं हम, देखते हैं a² + 8a + 16 +
5a माइनस 64 लेस देन 0। तो क्या बन रहा है भाई, a स्क्वायर 8 और 5 कितना 13, 16 माइनस 64 कितना 48 लेस देन 0। अब देखिए 48 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 16 और 3 से 13 क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इसके फैक्टर्स आपके बन जाएंगे a प्लस 16 और a माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से a कहाँ से बिलोंग करेगा हमारा, माइनस 16 से लेकर 3 तक। ठीक, ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक। अब प्रोबेबिलिटी क्या करना है, हमें इस सेट में से ऐसे a निकालने हैं जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, जो हमारे फेवरेबल a है, -16 से 3 है, वो -5 से 30 है। तो क्या होगा, -5 पे भी क्लोज इंटरवल, -5 से 3 या -5 से 2 ले लो, 2 पे क्लोज लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 3 आ नहीं रहा है, वहाँ पे आएगा नहीं तो 2 तक आएगा। तो काउंट करो, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, -5 से 30 में टोटल 36 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, 8 एलिमेंट्स हो रहे हैं। ठीक, काउंट करिए -5 से 2 में नंबर लाइन पे कितने नंबर्स आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। सॉल्व करके देख लीजिए, 4 2 जा 4 9 जा 2/9, आंसर क्या आ गया हमारा 2/9। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। Probability that two randomly selected subset of set this have exactly two elements in their intersection। अब देखिए वापस प्रोबेबिलिटी में सेट्स को लेकर आ गए हैं। क्या बोल रहा है हमसे, ये एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, उससे सबसेट्स बनते हैं। तो बोल रहा है कि उन सबसेट में से ऐसे सबसेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स कॉमन हो। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें पता है कि टोटल कितने होंगे, चलिए वो भी छोड़िए, हमने क्या करा, 2 सेट्स ले लिए। एक सेट हमने A ले लिया, एक B ले लिया, एक हमने बोला A इंटरसेक्शन B, और एक बोला हमने A भी नहीं और B भी नहीं। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस में जो टोटल सबसेट्स बनेंगे हमारे, वो कितने बनेंगे, देखिए पहला हमने 1 लिया, 1 के पास कितने केसेस है, इन चारों में से कहीं पे भी जा सकता है वो। ठीक है, उसकी इच्छा वो ओनली ए में जाए, यहाँ पे ए को आप ओनली ए लिख लीजिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ओनली बी, या तो वो सिर्फ ए में जाए या बी में जाए या दोनों के इंटरसेक्शन में जाए या दोनों में ही ना जाए। ऐसी की चीज 2 के साथ भी यही है कि वो उन चारों में से कहीं पे भी जाए। 3 भी, उसके पास भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 के पास भी 4 है, 5 के पास भी 4 है, तो 4 की पावर 5 हो गया, यस और नो। अब मुझे क्या चाहिए कि है यहाँ पे भी देख ली एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स उनके इंटरसेक्शन में होने चाहिए, यानी इस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो क्या करूं, सबसे पहले तो मैं वहां से क्या करूं, 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लूं। देखो हमने 5 एलिमेंट्स में से क्या करा, 2 एलिमेंट सेलेक्ट करके उसको हमने ए इंटरसेक्शन बी में रख दिया। ठीक है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बच्चे कितने एलिमेंट्स, वहां पे 3 एलिमेंट्स बचे। उन 3 के पास चॉइस है, या तो वो ओनली ए में जाए या ओनली बी में जाए या दोनों में ही ना जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उन 3 एलिमेंट्स में, 3 की पावर 3, हाँ या ना। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की, हैव एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5c2 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5। ठीक है, ये बात समझ में आई। हमने 2 एलिमेंट्स निकाले, 2 एलिमेंट्स को हमने ए इंटरसेक्शन बी में रख दिया। 3 एलिमेंट्स बचे हैं, 3 एलिमेंट्स के बाद 3 चॉइसेस हैं, तो 3 की पावर 3 आ गई। सॉल्व करते हैं, 5c2 की वैल्यू कितनी आती है, 10 आती है। 5 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3 और 4 की पावर 5 है। नीचे ऑप्शंस देखेंगे तो नीचे ऑप्शंस 2 की पावर में है, तो इसको हम 2 की पावर 10 लिख देते हैं। तो एक 2 की पावर से कैंसिल हो जाएगा,
3 3 27, 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 135, 135 अपॉन 2 की पावर 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देखते हैं, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए सेट्स का कितना अच्छा यूज इन लोगों ने प्रोबेबिलिटी में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ए एक सेट है सारे 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स का, whose exactly 1 digit is 7, जिसमें exactly एक डिजिट 7 है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। Then the probability that randomly chosen element of A leaves remainder 2 when divided by 5। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर्स उसमें से निकालने हैं एलिमेंट्स जिसको हम अगर 5 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। ठीक, तो पहले तो अपन टोटल 4 डिजिट नंबर्स निकाल लें। टोटल 4 डिजिट नंबर जिसकी एग्जैक्टली एक डिजिट 7 होनी चाहिए। फिर डिजिट वाला क्वेश्चन है, क्या ध्यान रखना है हमें? 0 का ध्यान रखना है। तो यहां पर भी हमारे 2 केस बनेंगे। दो केस कैसे? पहले प्लेस पे मैंने एक बार यहाँ 7 को फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कितने तरह से फिल कर सकते हैं अपन? ध्यान रखें एक ही डिजिट 7 होनी चाहिए। अब 7 इन तीनों में रिपीट नहीं होगा, तो इसको हम 9 तरह से फिल कर सकते हैं, इसको भी 9 तरह से फिल कर सकते हैं, इसको भी 9 तरह से फिल कर सकते हैं। तो क्या हो गया? ये 9 क्यूब हो गया। सेकेंड केस क्या बनाएंगे? सेकेंड केस में देखिए अब हम क्या लिखते हैं, 7 मेरा फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, बाकी की तीनों जगह पे आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस पे न मेरा 7 आएगा न ही मेरा 0 आएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 8। ठीक, इन 3 प्लेसेस के लिए मैंने सिलेक्शन कर लिया, 3 में से कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट कर ली, वहां पर मैंने 7 रख दिया। सपोज से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, यहाँ पे हमने 7 रख दिया, बची 2 प्लेस, 7 आ चुका। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? इसको भी हम 9 तरह से फिल कर सकते हैं, इसको भी हम 9 तरह से फिल कर सकते हैं। तो कितना हो गया हमारा? देखिए 3 इंटू 8 इंटू 9 स्क्वायर, ये आपके टोटल 4 डिजिट नंबर बन गए। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 कब छोड़े देगा वो? या तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? 7 हो, या फिर उसकी यूनिट प्लेस पे 2 हो। करके देख लीजिए, 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 32 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 2। ठीक है, तो जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं अब हम वो निकालते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पे? यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? यूनिट प्लेस पे या तो 2 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए। तो पहले हम फिक्स कर देते हैं, यूनिट प्लेस पे हमने 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 केसेस बना देते हैं, 1 2 3 4। यूनिट प्लेस पे 2 रख दिया। अब देखो फिर यहाँ पर भी चक्कर पड़ेगा, 7 अब इन 3 में से कहीं पे भी आएगा। तो यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर किया था तो इस प्लेस पे भी हम क्या करेंगे? 7 को एक प्लेस पे यहाँ पर रख देंगे और इन प्लेसेस को कितने तरह से फिल कर सकते हैं? इस प्लेस को हम 9 तरह से फिल कर सकते हैं और इस प्लेस को भी हम 9 तरह से फिल कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा? 9 स्क्वायर। यहाँ पे हम 7 नहीं रख सकते, 7 हम इन दोनों में से कहीं रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से हमने कोई एक जगह सेलेक्ट कर ली 2C1, वहां पे हमने 7 पुट कर दिया। पहली प्लेस पे 7 भी नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा, तो पहली प्लेस को हमने 8 तरह से फिल कर दिया और यहाँ पे सपोज 7 आ गया था तो इसको हमने 9 बेस से फिल कर दिया। तो 8 इंटू 9। ठीक है, यहाँ तो बात है यूनिट प्लेस 2 की। यूनिट प्लेस पे अगर 7 आ जाए, 1 2 3 4, यूनिट प्लेस पे हमने 7 फिक्स कर दिया। अब 7 का तो चक्कर ही नहीं है, इस प्लेस पे 0 भी नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा। इस प्लेस को कितने तरह से फिल कर सकते हैं? 8 तरह से। इस प्लेस को 9 से, इस प्लेस को 9 से, तो कितना हो गया हमारा? 8 इंटू 9 का स्क्वायर। देखिए बहुत सारी कैलकुलेशन हो चुकी है।
तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमने टोटल केसेस आ गए हैं, फेवरेबल आ गए हैं, तो इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, तो जो हमारा सैंपल स्पेस है पहले हम इसको लिख दें। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था, 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 8 इंटू 9 का स्क्वायर, और जो हमारे फेवरेबल केसेस थे वो सब यहाँ लिख दें हम ऊपर। तो पहले क्या है हमारा 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर भी 9 नीचे भी 9, तो एक एक 9 तो हम क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। यहाँ से एक 9 कैंसिल, तो 2 9 बचेंगे, और यहाँ से भी एक 9 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 97 अपॉन 297। ठीक है, अब ये कैसे, अभी आप कैलकुलेट करें और सॉल्व करें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए डिजिट्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे पहले भी हमने किए थे। तो डिजिट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आप डिजिट्स फॉर्म करते हैं तो आपको 0 का ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ए बी सी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देखिए फिर क्वाड्रेटिक आ चुकी है प्रोबेबिलिटी में, आर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ डाइस, यानी आपके जो ए बी सी हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, डाइस के नंबर हैं, यानी ए बी सी की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, डाइस के नंबर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, इक्वल रूट की क्या होती है भाई कंडीशन, डी इक्वल्स टू 0 होती है इक्वल रूट्स की। तो यहाँ लगा दीजिए आप बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। ए बी सी कहाँ है, डाइस को 3 बार फेंका है, ए बी सी डाइस के नंबर है, इस बात का ध्यान रखें। अब हमें यहाँ पे सारे ऐसे केसेस बनाने हैं जहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac सेटिस्फाई हो। बना लेते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू ए हो गई, ये वैल्यू सी हो गई, और ये वैल्यू यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए इसको बी स्क्वायर की जगह हम बी लिखते हैं, और यहाँ से हम 4 हटा देते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। देखो b की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ, b को मैंने 2 लिया तो यहाँ पे 4 क्रिएट हो गया। ac का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ac का प्रोडक्ट कब 1 होगा, जब ये दोनों ही 1 होंगे। ठीक, b को मैं 1 ले सकती हूँ क्या, नहीं ले सकती। b को मैं 2 ले चुकी हूँ, b को मैं 3 ले सकती हूँ क्या, 9 हो सकता है कि इवन नंबर, नहीं 9 कभी नहीं हो सकता इसके इक्वल। b को मैंने क्या लिया, 4 ले लिया। ठीक है, तो 4 ले लिया b को, तो यहाँ पर क्या हो गई वैल्यू, 16 हो गई। 16 हो गई तो यहाँ ये ऑलरेडी 4 है। ac का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ac का प्रोडक्ट 4 कैसे हो सकता है, या तो ये 4 1 हो जाए, या ये 1 4 हो, या ये 2 और 2 हो। यहाँ पर ये भी 4 है और ये भी 4 है, 3 केसेस हो गए। b को अब हम 5 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। b को अब हम 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, 36। यहाँ पे 4 है, यानी AC का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका, 9 होना चाहिए। B को हमने क्या लिया था, 6 लिया, AC का प्रोडक्ट 9 होना चाहिए। तो 9 किस केस में हो सकता है, ये 3 और ये 3 हो जाए। यानी आपके इतने सारे फेवरेबल केसेस आ गए, 1 2 3 4 5 फेवरेबल केसेस आ गए आपके। तो हो गया, इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी आपका इवेंट ई है, ABC 3 नंबर है, 3 बार डाइस को हमने थ्रो किया है, तो कितने होंगे यहाँ पे सैंपल स्पेस में, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 216। और फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे, 5। तो कौन सा आंसर दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। देखते हैं, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, नंबर ऑफ देम आर टेकन एज लैम्डा और म्यू। फेयर डाइस हमने थ्रो किया है, उस पे जो नंबर्स हैं वो लैम्डा और म्यू यानी 1 से 6 तक के नंबर्स हैं। सच दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दिस एंड दिस इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी में मैट्रिक्स आ चुकी है। इफ P is a probability that the system has unique solution, P क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिक सोल्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी है। क्यों प्रोबेबिलिटी है, ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें P और Q की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ लिख लें कि हमारा जो ये लैम्डा है और म्यू है, लैम्डा और म्यू किसको बिलोंग करता है, सेट को बिलोंग करता है। इसमें 1
2, 3, 4, 5 और 6 नंबर्स हैं। ठीक, अब देखिए भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारा डी 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात हमें डी की करनी है, और नो सॉल्यूशन के लिए हमारा डी 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डी निकाल लें भाई। डी की क्या वैल्यू आएगी? 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा। ठीक, सॉल्व कर लें। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा है तो इसको इजी कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। 1 0 0 माइनस कर दिया हमने 1 1 2 1 2 लैम्डा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अलग लिख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है, इसके साथ मर्ज नहीं करना है। 1 के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 मीन्स ये वैल्यू आ गई मेरी लैम्डा माइनस 5। ठीक, अब यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा डी क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिखिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए डी मेरा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी लैम्डा की वैल्यू मेरी 5 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमें चलेगा। तो यूनिक सोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? P है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? P की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, यानी से 5 हटा दो, टोटल पांचों में से कुछ भी हो सकता है। तो P की वैल्यू तो क्या आ गई मेरी? 5/6 आ गई क्या? इसको एक अलग बॉक्स में लिख ले हम कि P हमारा निकल चुका है। ठीक, अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन में क्या बोला भाई? नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए हमारा? D इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, D 0 होना चाहिए, यानी मेरी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई कि लैम्डा मेरा 5 होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि D 0 कहाँ हो गई? लैम्डा माइनस 5 आया था मेरा D, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी? 5 होनी चाहिए। एक रिलेशन आ गया। ठीक, अब साथ में नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या बोलना चाहिए कि जो हमारा DI है, D1 D2 D3, इनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए मेरा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमने सपोज D3 निकाल लिया। ठीक है, D3 हमारा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम, आप चाहे तो D1 भी निकाल सकते हैं, D2 भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। देखें क्या आता है? 1 1 1 1 2 3 से हमें म्यू पे भी कंडीशन मिल जाएगी, और 5 म्यू 1, 5 म्यू और 1। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 क्रिएट करना है तो आप 0 भी क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से? 1 2 माइनस 3 म्यू, 1 के अक्रॉस खोलेंगे हम इसको तो 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू, और प्लस 5 के अक्रॉस खोलते हैं तो 3 माइनस 2 1 आ गया। ये वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कितना आएगा? 2 माइनस 3 म्यू माइनस 1 प्लस म्यू प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं 5 6 7 7 माइनस 1 6, तो ये आ गया आपका 6 इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू, तो ये 2 म्यू, यानी म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ से हमारा क्या आ गया है? म्यू मेरा 3 नहीं होना चाहिए। एक रिलेशन ये आ गया है। म्यू हमारा यहाँ से देखिए, म्यू नॉट इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। अब म्यू की वैल्यू और साथ में लैम्डा की वैल्यू, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है Q, क्या बोला है इसने? Q इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो। अगर हमें यहाँ पे Q निकालना है तो सबसे पहले लैम्डा क्या होना चाहिए? 5 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, ये वैल्यू हमने लैम्डा के लिए लिखी, पर म्यू के लिए भी कंडीशन आएगी। म्यू की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, तो भाई 3 हटा दो, टोटल पांचों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 5/6। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5/36, और पी आ गया मेरा 5/6। अब ऑप्शन देखते हैं, पी 5/6, क्यू की वैल्यू 5/36। पी की वैल्यू आपकी 5/6 आई थी, ये नहीं आई थी, हमने गलत रीड कर लिया है। P आपका 5/6 आया था, तो वो ऑप्शन बी पर है, ऑप्शन इस पर नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर है क्वेश्चन?
कितना अच्छा मैट्रिक्स का यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस एक सेट दिया हुआ है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रेंडमली चूजन ऑनटू फंक्शन जी फ्रॉम एस टू एस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में फंक्शन का यूज, ये क्या बोल रहा है, हमसे एक सेट है एस, एस से एस में एक फंक्शन जी डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू है और साथ में इस रिलेशन को भी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले टोटल ऑन टू फंक्शन निकाल लें हम, ठीक है। टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, फर्स्ट के पास 6 है, वो 6 से कहीं से भी लिंक हो सकता है, 2 के पास 5 पॉसिबिलिटीज है, 3 के पास 4 है, 4 के पास 3 बचेंगी, 5 के पास भी आपकी कितनी 2 बचेंगी, 6 के पास 1 बचेगी, तो टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे हमारे 6 फैक्टोरियल, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, G3 इक्वल्स टू ट्वाइस G1 होना चाहिए, यानी जो 3 की इमेज है वो 1 की इमेज के 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो पहले तो इसके हम केसेस बनाएं कि हम यहाँ पे G3 की इमेज क्या लें और G1 की इमेज क्या लें ताकि वो इसका ट्वाइस हो जाए। अगर G3 को मैं 2 ले लूं तो G1 को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। G3 को मैं 3 ले सकती हूँ क्या, नहीं ले सकती। G3 को मैं 4 ले सकती हूँ, 4 लूंगी तो G1 को मेरे को 2 होना पड़ेगा। G3 को हम अब क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा और G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारी 3 हो जाएगी, यानी ऐसे मुझे 3 केस मिल रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज नोट करिए, आपके पास 3 केसेस हैं, अगर G3 की वैल्यू 2 हो गई तो G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, यानी 2 एलिमेंट्स तो अटैच हो गए एक दूसरे से, बचे कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स बचे, तो टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने बन रहे हैं अब इसमें 4 फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालें ऑन टू फंक्शंस की, जो आपका इवेंट ई इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस केस में कितने हैं, टोटल केसेस 3 बन रहे हैं। यहाँ पे अगर ऑन टू फंक्शंस की हम निकाले प्रोबेबिलिटी तो 4 फंक्शंस हैं, टोटल कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे 4 फैक्टोरियल, और टोटल ऑन टू फंक्शंस हमारे सैंपल स्पेस में कितने थे 6 फैक्टोरियल। देखते हैं क्या आंसर आएगा, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/10। देखते हैं ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। देखा आपने फंक्शन का कितना अच्छा यूज लिया है इन्होंने, हर चीज बहुत बेसिक है, ठीक है, हाई फाई कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट E1 E2 A3 बी द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट P E1 E2 दिया हुआ है, P E3 दिया हुआ है, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ P आर P1 एंड P2, यानी आपको P की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें, अब ये है प्योर प्रोबेबिलिटी, जहां हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम लोग ने पढ़ा है। अब इन्होंने हमें क्या पता है कि कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, EI लिख देती हूँ, वो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। इसी चीज का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो पहला केस, जो प्रोबेबिलिटी E1 है 2 + 3P/6, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 माइनस कर देते हैं, एक स्टेप में आगे कर रही हूँ, 6 - 2, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, -2/3, P यहाँ पे कितना बनेगा 4/3, एक रिलेशन ये आया। दूसरा E2 के लिए भी यही कंडीशन फॉलो होगी, 2 - P/8, ये वैल्यू भी आपकी 0 से 1 के बीच में होगी, 8 हटा दें और 2 माइनस कर दें, तो -2 - P, 8 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 - 2 6, नेगेटिव कर दें तो -6
ठीक, थर्ड देखते हैं E3 क्या है आपका 1 माइनस पी अपॉन 2, ये वैल्यू भी आपकी क्या होनी चाहिए 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। इसको भी सॉल्व करेंगे हम तो, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दें, -1 माइनस पी 2 माइनस 1 तो इसको रिवर्स कर देंगे हम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1 प्लस पी 1, यहाँ पे ये नहीं आएगी इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए 3 केसेस आ गए आपके पी को लेके। अब इन तीनों का क्या लेना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। क्या करें इंटरसेक्शन के लिए, नंबर लाइन क्रिएट कर दें, -6 -1 -2/3, और क्या क्या नंबर्स हैं, इधर 1, इधर 4/3 और इधर 2, ठीक। पहला है -2/3 से 4/3, सेकेंड है आपका -6 से 2, थर्ड है आपका -1 से 1। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मेरा, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगी कि जो मेरा P है इन तीनों कंडीशन से जो आ रहा है, -2/3 पे ओपन इंटरवल है और 1 पे भी ओपन है, यानी P बिलोंग्स टू -2/3 से 1, ठीक। एक केस मेरा ये आ गया, बट तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो तीनों की जो वो होनी चाहिए, हमने क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा पेस्ट करा है, तीनों का जो सम है बेटा वो क्या होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा होनी चाहिए। हमें नहीं पता इवेंट्स और भी है या नहीं है, जो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम है ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है कोई और भी इवेंट्स हो। तो करते हैं इसको, 2 + 3p/6 प्लस 2 - p/8 प्लस 1 - p/2 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आपका 24 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 + 12p प्लस 3 से 3 2 = 6 माइनस 3p प्लस 12 माइनस 12p अपॉन 24, करेक्ट, 24 एलसीएम था, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, कितना बना यहाँ से 12 और 8 20, 26 और 24 उधर चला जाएगा, माइनस p कितना है -3p लेस देन इक्वल्स टू 24, ठीक है। 3p इधर आएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3p, यानी 2/3 ग्रेटर देन p। इससे पहले जो एक हमारा रिलेशन आया था, क्या था कि p की वैल्यू हमारी -2/3 से 1 तक थी, और ये क्या बोल रहा है कि 2/3। अच्छा यहाँ पे साइन गड़बड़ हो गया है क्या, ओके, यहाँ पे साइन हमने उल्टा लगा दिया है, p बड़ा है 2/3 से, ठीक है। तो इन दोनों का जो हम इंटरसेक्शन लेंगे फाइनली, तो फाइनली इंटरसेक्शन लेने के बाद p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p आपका 1 से लेकर कहाँ पे लाया करेगा 2/3 में, ठीक है। एक इस रिजल्ट से और एक इस रिजल्ट से, इन दोनों रिजल्ट से मुझे ये मिल गया है। तो मुझे p की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई है क्या, तो मिनिमम वैल्यू तो 2/3 हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1 हो गई है। तो वो क्या पूछ रहा है, p1 प्लस p2 पूछ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी 2/3 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3, 5/3। ऑप्शन है क्या भाई, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ में, चेक करते हैं बेटा, इसका आंसर गलत है, ऑप्शन 5/3 ही इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द रिलेशन आर फ्रॉम xy टू xy इज बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने रिलेशंस बनेंगे, पहले
ये हमें मालूम होना चाहिए। टोटल रिलेशन कितने, 2 की पावर m इंटू एन, तो 2 और 2 तो 2 की पावर 4, ठीक। टोटल रिलेशन 2 की पावर 4 बनेंगे। अब ये बोल रहा है एक्स वाई से एक्स वाई में बहुत सिमेट्रिक होने चाहिए और ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो जो हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन है वो क्या होगा, अब देखो फाई, फाई क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है ट्रांजिटिव भी होता है। एक अगर हम सेट x कॉमा x ले लें तो एक्स एक्स क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे, x का y के साथ है ही नहीं तो हम y का x के साथ ढूंढेंगे क्यों, ठीक। दूसरा हम देखें y का y से, ठीक। तीसरा हम देखें अगर x का x से और y का y से, ठीक। और एक और हम बनाते हैं x x x y y का x से और y का y से। तो देखो बच्चों ये जो सारे ही रिलेशंस हैं ये सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं, ठीक। एक फाई ये आ गया, ये आ गया। टोटल आपके पास कितने बने फेवरेबल केसेस, 5 बने, ठीक। एक्स एक्स भी होगा, वाई वाई भी सिमेट्रिक भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा, एक्स एक्स वाई वाई भी होगा और साथ में ये भी होगा, ठीक। तो फेवरेबल टोटल रिलेशंस आपके कितने आ गए थे यहाँ पे, 2 की पावर 4। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि आपके जो प्रोबेबिलिटी क्या है, रिलेशन जो आपने सेलेक्ट किया है वो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो, तो फेवरेबल केसेस कितने, 5 और टोटल केसेस कितने हैं आपके, 2 की पावर कितने थे, 4 थे। 2 की पावर 4 इज योर 16 मीन्स 5/16। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n बी द सम ऑफ नंबर्स अपीयर्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, ठीक है। n एक नंबर है, डाइस का नंबर है, तो n की वैल्यू 1 से 6 तक होगी। लेट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस आर इन जीपी। देखिए जीपी, तो जीपी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये टर्म्स जीपी में है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है जीपी की कंडीशन, हाँ या ना। तो बीच वाली टर्म क्या है, √3n, तो हम क्या लिखेंगे 3n इक्वल्स टू n माइनस 2 n प्लस 2। तो यहां से क्या आ गई है 3n n स्क्वायर माइनस 4। सॉल्व करते हैं, यहां से क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर 3n माइनस 4 आएगा, ठीक है। चलिए अब फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, यहां से -4 और +1, n माइनस 4 और n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम देखेंगे कि आपकी n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n क्या है, नंबर है डाइस का, तो -1 नहीं हो सकता है। तो यानी n की वैल्यू 4 आ गई। सम ऑफ द नंबर्स अपीयर ऑन द डाइस, 2 डाइस पे सम 4 आना चाहिए। तो बेटा मेरे फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे, सम 4 कब आता है, जब 1 3 हो, 3 1 हो या 2 और 2 हो। 3 ही फेवरेबल केसेस बनेंगे, 3 फेवरेबल केसेस बनेंगे। और टोटल कितने हैं हमारे पास, 2 फेयर डाइस है, तो नीचे टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 6 × 6 36 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितना है 3/36, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12। पर हमें जो आंसर दे रखा है वो k/48 के फॉर्म में है, यानी मुझे डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, 48 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4/48 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई मेरी, k हो गई क्या, तो k की वैल्यू क्या होगी 4। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, let m be the maximum value of the product of two positive integers when their sum is 66। जब उनका सम 66 है तो m उनकी मैक्सिमम वैल्यू है इनके प्रोडक्ट की। let the sample space S is this,
एंड द इवेंट ए आपको दिया हुआ है एस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो पी ए आपको निकालना है। साफ साफ इन्होंने सैंपल स्पेस भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बट हमें सबसे पहले एम निकालना है। इन्होंने बोला है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका सम 66 है, तो मैंने बोला x प्लस वाई, इनका सम आपका 66 है। ठीक, इनका सम आपका 66 है, तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया इसका, x इंटू वाई, x इंटू वाई है x, y की वैल्यू कितनी हो गई 66 माइनस x। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, ये हमें मैक्सिमाइज करवा रहे हैं। मैक्सिमाइज कैसे करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, p डैश करा हमने तो कितना आया 66 माइनस 2x, और इक्वल टू इसको हम 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 33 आ गई। ठीक, x की वैल्यू 33 आ गई, यानी मुझे क्या पता पड़ गया है कि m क्या होगा मेरा 33 इंटू 33, करेक्ट। सैंपल स्पेस निकालना है और s निकालना है, तो सैंपल स्पेस निकाल लें हम। एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व कर लें सैंपल स्पेस के लिए। क्या है x 66 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/9, और m की वैल्यू कितनी है आपकी 33 इंटू 33। सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, उसको भी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 66 एक्स, और इधर से प्लस 5 इंटू 11 ही लिख देते हैं हम, फैक्टराइज करने में हमें आसानी होगी। लेस देन 0, फैक्टर्स इसके कितने बनेंगे 55 और 11 बनेंगे। लेस देन 0 है, यहाँ पे इक्वालिटी भी है भाई, ठीक है, इक्वालिटी है, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू इसके फैक्टर्स। देखिए इसके फैक्टर्स 55 और 11 बनेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ कि x मेरा 11 से 55 के बीच में होगा, ठीक है। अब 11 से 55 में मुझे क्या पूछ रहा है, अब यहाँ x बिलोंग्स टू x है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। टोटल सैंपल स्पेस आ गया मेरा, टोटल सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए भाई मेरे, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए ns कितना है 11 से इसमें कितने हो गए 46 एलिमेंट्स हो गए, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 3 के मल्टीपल हो, तो लास्ट मल्टीपल 3 का मुझे यहाँ कितना मिलेगा 54 मिलेगा। तो 54 को देखिए, पहला मल्टीपल मुझे a का एन ए देख लेते हैं हम, एन ए में क्या आएगा, पहला मल्टीपल मेरा मिलेगा 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, और ये सीरीज जाएगी मेरी 54 तक, ठीक। अब 3 पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं 3 1 जा 3, 8 18, 18 में से हम 3 मल्टीपल माइनस कर देते हैं तो 15, सॉरी यहाँ पे 46 नहीं 45 मिलेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। एन ए में टोटल कितने मिल रहे हैं आपको 15 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी तो हो गया अब इजी मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था 15, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 45, तो वैल्यू कितनी हो गई है 1/3। तो देखते हैं ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये 5 है बच्चों, है ना। तो आंसर चेक करें कितना है आपका आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैड फॉर अ बायस्ड कॉइन इज 1/4। चलिए जो जो दिया हुआ है हम वो कंडीशन इसकी लिखती जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी दी हुई है आपको 1/4, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी दी होगी आपको 3/4। कॉइन बायस्ड है, इट इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड अपीयर, और उसको हम तब तक फेंकते हैं तब तक हेड नहीं आ जाता। एन बी द नंबर ऑफ टॉसेस, एन क्या है हमारे नंबर ऑफ टॉसेस हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट, इक्वेशन इसके कोई रियल रूट नहीं है,
तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी कि हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं। रियल रूट नहीं है तो क्या बोलेंगे हम भाई, इसका d लेस देन 0 होगा। d लेस देन 0 होगा तो कर लो, 5 5 = 25, n स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 ac 4 इंटू 64, ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया है। तो 25 n स्क्वायर इज लेस देन, ये कितना आएगा आपका 256। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 256/25। तो बच्चों देखो ये वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होगी आपकी 10 पॉइंट समथिंग होगी। n स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो n की वैल्यू या तो आपकी यहाँ से क्या होगी, या तो n 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 3 डालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 इज लेस देन दिस, वैल्यू 10.6 है। यानी आपके जो नंबर ऑफ टॉसेस हैं, नंबर ऑफ टॉसेस या तो हम एक बार टॉस करेंगे या 2 बार टॉस करेंगे या 3 बार टॉस करेंगे, ठीक। तो निकाल लें अब हम यहाँ पे टॉसेस कर रहे हैं तो, ठीक है। या तो आप पहली बार टॉस करोगे, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालनी है, ठीक है। नो रियल रूट्स की 3 बार टॉस करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो आपका इवेंट ई इन्होंने डिफाइन किया है। पहली बार टॉस किया, जब हम एक बार टॉस करेंगे हमें ध्यान रखना है कि हम टॉस कब तक करेंगे, जब तक हेड ना आ जाए। तो आपके जो कंडीशंस बनेंगी, या तो हेड पहली टर्न में आ जाए, हम अगर 2 बार टॉस करेंगे तो पहली टर्न में हमारा हेड आना, टेल आना कंपलसरी है, सेकंड पे हेड आना। थर्ड वाला टॉस करेंगे, इसमें टेल आएगा, सेकंड में भी टेल आएगा और थर्ड में मेरा हेड आएगा, ठीक। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बच्चों यहाँ पे 1/4, टेल की कितनी थी 3/4 और ये वैल्यू 1/4 प्लस 3/4, 3/4 और 1/4। सॉल्व करें इसको, 4 क्यूब हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 प्लस 12 प्लस 9, ठीक। क्या आएगा, ऐड करके बताएं क्या आ रही है वैल्यू। नीचे तो आपका 64 आ गया है, 16 8 28 28 और 9 17 और 3 37/64। अब आंसर देखते हैं अपन, 37 ये आपका क्या है वैल्यू आपकी P/Q है, कैंसिल आउट हो नहीं रहे हैं। आपको क्या निकालना है, Q माइनस P निकालना है। यहाँ पे Q माइनस P की वैल्यू देखें, दैट इज योर 64 माइनस 37, माइनस करें 14 में से 7 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 27। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर 27। देखते हैं आंसर क्या है, 27 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अ बैग कंटेन, एक बैग है उसमें 6 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एक डाई हमने रोल किया और डाई पे जितने भी नंबर आए उसके अकॉर्डिंग हमने उस बैग में से बॉल निकाली। सपोज 1 नंबर आया तो हमने 1 बॉल निकाली, 2 नंबर आया तो 2 बॉल निकाली। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारी ही बॉल्स मेरी क्या हो, व्हाइट हो, ठीक है। अब हम इसको कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक। सपोज मैंने कहा कि मैंने डाई रोल किया और मेरा 1 आया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों 1/6, ठीक। अब एक नंबर आया तो हम बॉक्स में से कितनी बॉल निकालेंगे, एक निकालेंगे। तो टोटल कितनी बॉक्स है, बॉल से मेरे पास 10 है, 10 में से कोई भी एक बॉल निकाल ली। पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि व्हाइट होनी चाहिए। तो व्हाइट कितनी है हमारे पास 6 है, तो 6C1 प्लस, अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब कितनी बॉल निकालनी है, मुझे 2 निकालनी है, बॉक्स में से हम मैंने 2 बॉल निकाल ली है, तो 6C2 प्लस 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बॉक्स में से मुझे वापस 3 बॉल निकालनी पड़ेंगी और वाइट भी मुझे 6C3 निकालनी पड़ेंगी। 1 2 3 ऐसे ही सब करेंगे। ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी 6C4 10C4 प्लस 1/6, 6C5 10C5 प्लस 1/6 6C6 और 10C6, ठीक। यही आंसर है। अब ये कैसा आंसर है भाई, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन तो देखो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ। देखिए 1/6 सब में कॉमन है, निकाल लिया।
इसको एक बार ओपन किया, ये 10 प्लस इसको 2 बार ओपन करेंगे 6/5 और यहाँ पे 10 इंटू 2, जो डिनोमिनेटर आएगा वो यहाँ से कटते जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4, 10 इंटू 9 इंटू 8 प्लस 6c4 है तो हम 6c2 लिख सकते हैं, इसको 6c2 लिखेंगे तो 6 5/2 और यहाँ पे 10c4 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह आपको आगे के 2 स्टेप्स भी करना है। यहाँ से आप देखिए बाहर 6 है, सब में 6 आ रहा है तो एक 6 हम कॉमन ले लेंगे, इस 6 से 6 को कैंसिल आउट कर देंगे, 10 भी सब में मिलेगा, 10 भी हम बाहर ले लेंगे। तो इसका जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर है वो मैं लिख रही हूँ 42/210 आंसर आएगा। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो इससे आंसर आपका 1/5 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप सो आज के इस सेशन में आपको बहुत मजा आया हुआ होगा। आपकी प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपको बहुत सारे चैप्टर्स भी आपके रिवाइज हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ What you do today can improve your all tomorrow। जितना काम आप आज करेंगे वही काम आपके कल को और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।